हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल बेंजिन क्लासेस। और आपको पता है कि कल आपका पेपर है क्लास 12 केमिस्ट्री का 28 फेब को। तो आपके पेपर को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए एक टॉपिक और लेके आए हम लोग डीएनएफ ब्लॉक से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो रीजनिंग के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो स्क्रीन पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि अकाउंट्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम नहीं है यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम लोग FORM। ठीक है, फॉर्म एलॉयज। ट्रांजिशन मेटल एलॉय का क्यों फॉर्म करते हैं, क्या इनके पास ऐसी क्वालिटी होती है जिससे कि ये एलॉय फॉर्म करते हैं। तो दे फॉर्म एलॉय ड्यू टू सिमिलर आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई। आयनिक भी कह सकते हो आप लोग, और क्या बोल सकते हो, एटॉमिक रेडियाई भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर उनके पास एटॉमिक रेडियाई बहुत ज़्यादा सिमिलर है, अगर उनकी एटॉमिक रेडियाई में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दो लोग हैं ऐसे, तो वो दोनों मिलकर आपस में एक एलॉय सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आंसर लिखना है। क्या लिखना है कि ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय इसलिए बना पाते हैं क्योंकि उनके एटॉमिक रेडियस में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सेम साइज के होते हैं। आप नॉर्मली भी कह सकते हो सिमिलर साइज की वजह से ऐसा होता है, सिमिलर साइज की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा पर्टिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट वन सिमिलरिटी वन डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। क्लियर। तो सिमिलरिटी क्या क्या होंगी इसकी, बहुत आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वेरी रिएक्टिव होते हैं, बहुत सो मेनली एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। मतलब इसके पास लेंथेनॉइड के पास भी कौन सी होती है, +3 होती है, और एक्टिनॉइड के पास भी कौन सी होती है, आपकी +3 होती है। ठीक है, मोस्टली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसके पास, मोस्ट कॉमन जिसे कहते हैं। एक्टिनॉइड एग्जिबिट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, और लेंथेनॉइड जो होते हैं वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जिसमें आपको पता होगा कि 4F के पास जो जेड इफेक्ट होता है वो कम होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से एंटर करना शुरू करते हैं, साइज आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगला देखो डिफरेंसेस क्या क्या होंगे लेंथेनॉइड्स के और एक्टिनॉइड के। एक्सेप्ट प्रोमीथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। एक्टिनॉइड में देखेंगे दे आर ऑल रेडियो एक्टिव। ओके, मोस्ट ऑफ द आइंस आर कलरलेस होते हैं लेंथेनॉइड में, मोस्ट ऑफ द आइंस आर कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि आयन बनने के बाद भी इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और लेंथेनॉइड के पास आयन बनने के बाद में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये कलरलेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसका, दे हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टुवर्ड द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री में, उसमें सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं वो एक्टिनॉइड से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, एक्टिनॉइड सो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनॉइड जो होते हैं वो क्यों ज्यादा से ज्यादा वाइड रेंज में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। एक्टिनॉइड शो ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5F 6D एंड 7S। ठीक है, इसी को ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है इफेक्ट को। ठीक है, याद रखेंगे 5F में, 6D में और 7S में ज्यादा गैप नहीं होता है इनके एनर्जी लेवल में, है ना, इसीलिए इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है और बहुत ज्यादा भी हो जाती है, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन सभी में प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट डिफिकल्ट। ठीक है, लेंथेनॉइड का सेपरेशन हम क्यों नहीं कर सकते एलिमेंट्स का, डिफिकल्ट क्यों है वो, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि वहां पर भी कैसा हो जाते हैं, एनर्जी गैप बहुत छोटा हो जाता है 4F के बीच में और आपके 3D के बीच में। ठीक है, हैव सिमिलर आयनिक साइज बहुत ज्यादा सेम होते हैं इनके, हेंस देयर केमिकल प्रॉपर्टी आर सिमिलर। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी हो गई, सेम हो गई। जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी तो आपको पहचानने में दिक्कत होगी कि अलग अलग एलिमेंट है या सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आइंस आर यूजुअली कलर्ड। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी सबसेल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपके पास कैसा होगा, आपका कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा या कलर्ड मेटल कलर्ड आयन होगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल आइंस कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं पेपर में। Why is chemistry of actinide complicated as compared to the lanthanoid? एक्टिनॉइड को कॉम्प्लिकेशन क्यों दिया गया है, मतलब इसी से ही ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, है ना, जिनको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू द लैंथेनॉइड ड्यू टू इट्स मोर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सबसे ज्यादा अधिकतम रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होने की वजह से ऐसा होता है। दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड देयर हाफ लाइफ इज एक्सट्रीमली स्मॉल। Moreover, they show more variable oxidation state than lanthanoid and their 5F orbital is more exposed to outer environment while 4F orbital of lanthanoids are deeply buried। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई Cr हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड मैग्नीज
लोअर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किस पे ज्यादा डिपेंड करता है, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। तो जैसे आप Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा 3d5 4s1। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अनपेड की होगी हमारे पास 6। बट Mn के केस में अगर आप देखोगे तो Mn का कितना होता है हमारे पास, Mn पे होता है 3d5 4s2। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जाती है 5। तो इस जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है Cr की वजह से, ये लिखा हुआ होगा। Cr 3d5 half filled d orbital, strength of metallic bond depends upon the number of unpaired d electrons, greater is the number of the unpaired electron or stronger is the metallic bonding. Cr have the high melting point and boiling point, दोनों इसके पास ज्यादा होते हैं, ठीक है। A transition element X has the electronic configuration, A transition element X has the electronic configuration दे रखा है आपको, प्रेडिक्ट करना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो देखिए ये दे रखा है हमको 3d8 4s2, 3d8 और 4s2 दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, अच्छा 3 दे रखा है, सॉरी ये 3d8 नहीं है, यहाँ पर ये दे रखा है आपको 3। तो देखिए सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो +2 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, 4s से बाहर हो जाएंगे लास्ट सब सेल से, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ से जाना शुरू करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहले +2 होगी, फिर एक और जाएगा, फिर +3 हो जाएगी, फिर एक और जाएगा, फिर +4 हो जाएगी, फिर एक और जाएगा तो +5 हो जाएगी। अब सारे जा चुके हैं तो कोई बचा नहीं है, तो यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगी, ठीक है। ये पूछ रहा था +2 +3 +4 +5, यही होंगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट देखिए, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग इन द 3D ट्रांजिशन सीरीज, जिंक हैज द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक की पूछता है वहां पे पेपर में। तो आप क्या लिखेंगे, जिंक हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसके सारे ऑर्बिटल कैसे होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 3D, कितना होता है 10 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। हैंस एटॉमिक इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग जो होगी वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। मेटेलिक बॉन्डिंग कैसी होगी, मेटल टू मेटल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जिनके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज लोएस्ट। अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, 2 पूछे आपसे और एक में अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, इसमें एक में अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है, तो किसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉपर आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, गिव रीजन। ये भी सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में बोर्ड में पूछा गया है ये भी। कॉपर आयन अनस्टेबल क्यों होता है एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि ये चला जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। कैसे, जैसे हमारे पास 2Cu+ है, तो यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन में ये पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से एक Cu2+ का और एक Cu0 का और 2 आपके प्रोडक्ट बनाता है। अगर आप +1 से देखेंगे +2 में, तो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन मिलेगा, और सेम सब्सटेंस का आपको क्या मिलेगा, +1 से 0 यानी कि रिडक्शन मिलेगा। अगर सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है तो वो आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे, ऑल्दो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द Cu2 हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu2+ कंपनसेटेड। या फिर इसका आंसर आप ये भी ले सकते हैं कि Cu आयन अनस्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में, Cu2+ ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। इसका आंसर आप इतना लिखेंगे, ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड ड्यू टू पार्टिसिपेट इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Cr3+। Cr3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, ये Cr3+ में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो Cr3+ लिखा हुआ है, हमें पता है कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 4s2 होता है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे इसको, 2 यहाँ से निकलेंगे और एक यहाँ से निकल जाएगा, तो आपके पास कितने बचेंगे, कितने जा रहे हैं छोड़ के, 3 जा रहे हैं ना, तो यहाँ 4s1 होता है, 3d5 4s1 होता है इसका, ठीक है। अब एक यहाँ से निकल जाएगा और बाकी यहाँ से निकलेंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 3d3 और 4s0। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 1 2 3, क्योंकि 5 होते हैं ना इसमें, 5 होते हैं हमारे पास ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में कितने बैठते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, तो एक एक बैठाएंगे पहले, तो क्योंकि सेम एनर्जी लेवल के हैं तो एक एक जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएंगे। Mn2+ इज मोर स्टेबल देन Fe2+ टुवार्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए Mn2+ को आप लेके जाएंगे अगर Mn3+ में, ठीक है, और एक बार आप लेके जाएंगे Fe2+ को Fe3+ में लेके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Mn2+, Mn का जो ऑक्सीडेशन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा आयनिक कंडीशन में, तो वो आपका हो जाएगा 3d5 और 4s0, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 3d4 4s0,
ठीक है। अब Fe2+ का करोगे तो कितना होता है, Fe का होता है 26 एटॉमिक नंबर है, तो हो जाएगा 3d6 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में यहाँ पर हो जाएगा 3d6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d, अब एक और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाए तो 3d5 हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, क्या Mn 3d5 से 3d4 में जाना पसंद करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले से स्टेबल है, तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें Fe2+ की, तो इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 6, इसके 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 से वो 5 हो गया, तो स्टेबल हो गया क्योंकि हाफ फिल्ड हो गया डी ऑर्बिटल इसका, ठीक है। तो ये जल्दी से जाने की कोशिश करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा अपने आप को, ठीक है। तो Mn2+ इज मोर स्टेबल इसलिए होगा Fe2+ से, क्योंकि वो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको समझ में, ठीक है। यही लिखेंगे आप, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू द अनदर, ठीक है। और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो इसकी बहुत ज्यादा हाई होगी, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लॉस्ट इजीली, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करेगा, ठीक है। और इसका आंसर आप इस तरीके से और समझ सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए एक बार, क्योंकि पेपर में लिखने का एक तरीका होना चाहिए, और अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ आपको भी, देखिए अगर पहले हमने Mn से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है, और ये बात बना आपका Mn+, देखिए कभी भी याद रखिए इलेक्ट्रॉन एक एक करके ही निकलेंगे, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे बाहर। तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो आपकी हो जाएगी 1। फिर आपने Mn+ से क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो ये फिर बन गया Mn2+, और फिर इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी 2। फिर इसके बाद में Mn2+ से आपने एक इलेक्ट्रॉन को और निकाला, तो ये हमारे पास कितना बनेगा Mn3+। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा होगा, क्या Mn2+ अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा? नहीं करेगा। तो इसमें जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी IE3 वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी, इसमें आपकी एनर्जी IE1 IE2 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्टेबल है अंदर, वो बाहर नहीं आएगा निकल के। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। बट Fe में ऐसा नहीं होगा, Fe में क्या होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से बाहर आएगा, क्योंकि उसको अपने आप को 3d5 करना है और स्टेबल में आना है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट देखिए, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग E0 वैल्यूज, Mn3+ Mn2+ कपल इज मोर पॉजिटिव देन Cr3+ Cr2+। ये लिखा हुआ है इस तरीके से, Cr3+ Cr2+, और ये लिखा हुआ है Mn3+ Mn2+। अब ये कह रहा है कि Mn के केस में इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ज्यादा पॉजिटिव होता है कंपेयर टू द क्रोमियम के केस में। द लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ Mn3+ Mn2 सो दैट Mn2+ इज मोर स्टेबल। मैंने अभी आपको बताया Mn2+ है वो Mn3+ में जाने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा हो जाता है हमारे पास, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट Mn has the electronic configuration 3d5 which is half filled and hence very stable. This is thus the third ionization energy of Mn is very high. अब इससे पहले मैंने आपको समझाया ये। In fact, this is the region of the +3 oxidation state. Mn is little importance. ठीक है, समझ में आएगा आपको। तो लेकिन Fe के Cr के केस में ऐसा नहीं होगा, वहां पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्कैंडियम इज कलरलेस 3+ में इज कलरलेस वेयर एज Ti 3+ है ये, ठीक है, इसको याद रखेंगे, Ti पे 3+ है ये। इज कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन गिव रीजंस। देखिए स्कैंडियम पे क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है हमारे पास 21 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे आपको क्या मिलेगा, 3d1 और 4s2 मिलेगा। तो Sc क्या बन गया, अभी बन गया Sc पे 3+ बन गया, तो सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन और सारा खाली हो चुका है, तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें Ti की, तो Ti का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Ti का एटॉमिक नंबर होता है 22, ठीक है। अगर इसमें से हम लोग बना रहे हैं इसको Ti पे 3+, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3d2 4s2। अगर हम Ti 3+ बनाएंगे तो अभी भी हमारे पास बाद में 3d1 4s0 बचेगा, यहाँ पे Ti 3+ का ये हो जाएगा। तो अभी भी इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये डी ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करेगा और एक कलर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। डी ट्रांजिशन में क्या होता है, बाहर से लाइट से या फिर किसी भी सोर्स से एनर्जी को लेने के बाद ये अपने ग्राउंड स्टेट से या लोएस्ट एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बीच रास्ते में इनके पास डी ट्रांजिशन होता है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कलर क्रिएट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखेंगे, 13 पेज देखेंगे। Ce4+ इज अ, देखो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, इस पे स्टार लगा लीजिए आप, सबसे ज्यादा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। Ce4+ इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों होता है ये Ce4+? तो Ce4+ इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट टेंड्स टू कम इन द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3। देखिए Ce जो है वो
क्या करेगा 4+ से और Ce 3+ में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको स्टेबल होना है, ठीक है। और जब ये कम में आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और जिसका रिडक्शन होता है उसका उल्टा कर दीजिए, ये बहुत अच्छा कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस तरीके से आपको आंसर देना है इसका, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा ये। अगला देखिए, बस इतना से आंसर लिखना था इसमें बस, ठीक है। गिव रीजन, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटीज। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटीज क्यों करता है बताइए। ट्रांजिशन मेटल के जो ट्रांजिशन मेटल खुद और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैटालिटिक एक्टिविटी को क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके पास इनकम्प्लीट या एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनमें कि वो इलेक्ट्रॉन्स को और बुला के अपने अंदर बिठा सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा, जैसे Fe है 2+ 3+ बनाता है, Cu है +1 और +2 भी बना लेता है, Mn है +2 से +7, उसके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, और ये बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा डी ब्लॉक के ही आपके एलिमेंट्स एज ए CMA बैठे होंगे वहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Zn CD Hg, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड हैव अ लो MP। इसकी वजह से, इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से, नहीं ये तो अलग क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया सेकंड वाला, ठीक है। एबिलिटी केवल हमारे पास होंगी ABC की वजह से ऐसा होगा कि वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Zn CD Hg, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड हैव लो MP। तो देखिए, अच्छा ये सेकंड है इसका, ठीक है, ये रहा इसका क्वेश्चन, ये था, एक सेकेंड, देखिए इसका क्वेश्चन ना ऊपर दे रखा था, इसका क्वेश्चन दे रहा है Zn CD Hg आर सॉफ्ट एंड हैव लो MP। क्यों होता है इनके पास, सॉफ्ट होते हैं और लो MP क्यों होते हैं, तो सिंपल पता है आपको कि 4 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो है Zn, एक होता है CD, और एक होता है Hg, और एक होता है Cn। Cn यहाँ पे हमने ऐड किया है, जिसका नाम है क्यूबरीनीशियम, ठीक है। इनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर सीरीज के लास्ट मेंबर हैं, और हर सीरीज का लास्ट मेंबर के पास में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएंगे, जिनके जो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी में भी, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है Cr2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वाई। अब मैंने बताया ना अभी, रिड्यूसिंग एजेंट कह रहा है, इसका मतलब पक्का इसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो अगर हम बात करें Cr2+ की, देखो Cr का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 3d5, और कितना होता है 3d5 और 4s1 होता है, ठीक है। अब ये मान लो ये चला गया Cr3+ में चला गया, तो कितना हो जाएगा, अब 3d5 और 4s0 हो जाएगा। इसका मतलब कौन सी ज्यादा स्टेबल स्टेट है, ये या ये, तो देखो ये ज्यादा स्टेबल होगी, है ना। तो ये कोशिश करेगा Cr2+ से Cr3+ में आने की, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस्ट करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो 2+ से किस में गया, 3+ में, तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जिसकी वजह से उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो उल्टा कर दीजिए रिड्यूसिंग एजेंट, और बहुत जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, क्योंकि उसको स्टेबल होना है। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, E0 वैल्यू ऑफ Mn2+ Mn इज नेगेटिव वेयर एज Cu2+ Cu इज पॉजिटिव, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड करना होता है, तभी वो स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो E0 वैल्यू ऑफ Mn2+ Mn इज नेगेटिव ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी सबसेल D5 इन Mn2+, Mn से Mn2+ में जाएगा। Whereas E0 value of Cu2+/Cu is positive due to its high enthalpy of atomization and low enthalpy of hydration। देखिए क्या कह रहा है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसके बारे में मैंने आपको अभी चर्चा की थी कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उनकी ज्यादा होती है जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, और कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 3d10 और 4s1 होता है, ओके 3d10 4s1 ही होता है ना कॉपर का, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से जाएगा एक यहाँ से जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 3d9, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया अवेलेबल, जिसकी वजह से इसका जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो आपकी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आ गया समझ में आपको, ऐसे लिखना है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए एक्टोनाइट शो इरेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस। इरेगुलरिटीज मतलब ऊपर नीचे इनके नंबर होते रहते हैं, ठीक है। दिस हैपेंस बिकॉज एनर्जी डिफरेंस, तो वही अभी जो लास्ट क्वेश्चन आया था वही आ गया। 5f 6d और 7s में एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कभी 5f में, कभी 6d में, कभी 7s में आता जाता रहता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो इसका इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके पास
अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन वो ट्रांजिशन ही कहलाते हैं और फिर वो कलर्ड कंपाउंड भी शो करेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, है ना, दे हैव अ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट, ई नॉट वैल्यू ऑफ एम एन, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है सेम कि Mn2 प्लस जो है वो Mn3 प्लस पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका वो पहले से ही स्टेबल है वहां पे। अगला कह रहा था केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स एलिमेंट इज नॉट टू स्मूथ एज दैट ऑफ द लेंथोइड। ये हम अभी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अभी पहले क्वेश्चन आ चुका, रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसको दोबारा डाल दिया होगा क्योंकि ये रिपीट हुआ होगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट को देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज दैट एग्जिबिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, मैग्नीज। मैग्नीज के पास +2 से लेके और +7 तक। इसके बाद आता है ऑस्मियम, +2 से और +8 OS ऑस्मियम। लेकिन हमें पूछा 3D के बारे में, तो 3D में कौन लाई करेगा, केवल Mn लाई करेगा, ठीक है। तो +2 से +7 होगा Mn का आंसर। An alloy consisting approximately 95% lanthanide metal used to produce bullets, cell and lighter flint। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मिस मेटल के बारे में आपने सुना होगा। मिस मेटल का जो यूज होता है वो बुलेट बनाने में, सेल बनाने में, लाइटर फ्लिंट बनाने में यूज होता है। याद रखिएगा, द बेस्ट एलॉय फ्रॉम दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको मिस मेटल मिलेगा, जिसका यूज हम लोग लाइटर फ्लिंट, बुलेट और सेल बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि एन एलॉय कंसिस्टिंग, है ना, अप्रोक्सीमेटली 95% लेंथेनाइड होते हैं इसमें और 5% बाकी अदर मेटल्स होते हैं। तो वो कौन है, मिस मेटल है हमारे पास, ठीक है। कौन है वो, मिस मेटल। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कॉपर एटम हैज द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट येट इट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो इसका होगा कॉपर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट येट इट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू द इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स आयनिक स्टेट। आयनिक स्टेट में कैसा होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, 3D9 हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से ऐसा होगा। नेक्स्ट कह रहा है Cr2 प्लस इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe3 प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए Cr2 प्लस स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग बोला गया, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि Cr2 प्लस किस में जाना पसंद करेगा, Cr3 प्लस में, और Cr3 प्लस में जाएगा तो अपने आप को हाफ फिल्ड करेगा डी ऑर्बिटल इसका, ठीक है। इसकी वजह से इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, बहुत अच्छा है ना, समझ में आया ना। देन Fe2 प्लस है हमारे पास, ठीक है, 3d6 4s2 होता है हमारे पास इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा गया है वेयर एज Fe नीड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3, thus Cr3 प्लस इज मोर रिड्यूसिंग देन Fe2 प्लस। ये आंसर होगा इसका, ठीक है जी, ओके। लास्ट देखिए, सेकंड लास्ट से हमारे पास गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर जनरली कलर्ड। ये आपको पता ही है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा हो जाता है। MnO इज बेसिक देन Mn2 प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपको हो सकता है पेपर में देखने को मिले कल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए MnO में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे MnO में, तो ये निकलेगा आपको, इसको x मान लेते हैं Mn को, इसको -2 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। और अगर हम MnO4 नेगेटिव में निकालें, Mn2O7 में निकालें, तो Mn2O7 में कितनी निकलेगी, 2x प्लस -2 इंटू 7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा कितना निकल के 7, ठीक है, कितनी आएगी 7 आ गई। अब देखिए किस में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, Mn2O7 में। तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है वो उतने ही ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। और ये बेसिक होगा, ये एसिडिक होगा, क्यों, जिसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता देना आप लोग, ठीक है, यहाँ पे भी यही दे रखा है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस मीडियम। इट्स एटॉमिक नंबर 26 है उसका, डाइवेलेंट आयन है हमारे पास, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा इसके पास। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपके पास, ठीक है। 26 एटॉमिक नंबर किसका होता है, Fe का। Fe का 26 एटॉमिक नंबर हो गया। अब वो कह रहा है डाइवेलेंट है, Fe2 प्लस कर लो इसको, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना हो गया, आर्गन 3d6 और 4s 0, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए छोड़ के। अब इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैठाइए, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका 3d हो गया। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका जो म्यू निकलेंगे वो n+2 इसका फॉर्मूला होता है, यूनिट होती है Bm, ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन। अब इसमें निकालोगे, अंडर रूट में रखोगे इसको 4 और 4 + 2, तो कितना आएगा बताइए, 4 2 6 चौक 24, रूट में 24 है। तो इसका मतलब कलरलेस होगा, सॉरी कलरफुल होगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है, ठीक है, याद रखना। नेम द नंबर ऑफ लैंथेनाइड सीरीज विच वेल नोन एज द X8 + 4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। सीरियम, देखो मैंने अभी इसका क्वेश्चन ऊपर बताया था, Ce4+, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, Ce4+। सीरियम हैज द 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट रिक्वायर द स्टेबल empty orbital configuration and therefore Ce4+ is also used as a good analytic reagent and good oxidizing agent। समझ में आ गया।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखो CE4+ जो है वो CE3+ में चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन, और जब रिडक्शन होगा तो उल्टा कर दीजिए, कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और हम जल्दी से हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।